हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, कब उसकी स्थापना हुई, उसके क्या काम है, उसके फंक्शंस क्या है और उसका गवर्नर पहला कौन था, पहला इंडियन गवर्नर कौन था आरबीआई का। ये सारी इन्फॉर्मेशन और उसके पोर्टल्स कौन कौन से हैं, मतलब आरबीआई से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं वो सारी अपने इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे। कल अपनों ने क्या पढ़ा था, बैंक की लैंडिंग रेट, कैंटिलोन इफेक्ट, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। सारे ही यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो अभी अपने देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में सबसे पहले किसने बोला कि भाई ऐसा रिजर्व बैंक बनाना चाहिए। तो वो बोला 1926 में रॉयल कमीशन आया था, किसके लिए, इंडियन करेंसी के लिए, हिल्टन यंग कमीशन। तो उन्होंने बोला था, हिल्टन यंग कमीशन ने, कि आपको क्या करनी चाहिए, एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए जिसका फर्दर नाम होगा, बाद में नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बात की थी। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 1926 में कौन सा कमीशन था, हिल्टन यंग कमीशन, जिसने रिकमेंड किया था कि सेंट्रल बैंक बनना चाहिए। उसके बाद 1934 में उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार क्या होता है कि आरबीआई एक्ट इनेक्ट हो जाता है पहली बार, और 1935 के अंदर क्या बन जाता है, अपना आरबीआई काम करना स्टार्ट कर देता है 1935 अप्रैल 1 से। उसके बाद में आरबीआई का पहला गवर्नर कौन है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और पहले उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, अपने हिस्ट्री में देखे तो विलिंगडन थे इंडिया के वाइसरॉय। और उसके बाद 1935 में क्या होता है कि शेड्यूल्ड बैंक्स भी जो है, अब आगे अपने कल के टॉपिक में देखेंगे शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं। ऐसे बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड है, एक्ट के सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड है, उनको शेड्यूल्ड बैंक बोला है। मेनली उनके अलग अलग क्राइटेरिया है, वो अपने देखेंगे कल की वीडियो में। और पहला इंडियन गवर्नर कौन था, सीडी देशमुख पहला इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के अंदर, पहले इंडियन गवर्नर थे। और वैसे गवर्नर कितने नंबर के थे, तीसरे नंबर के थे। पहला कौन था, ऑसबोर्न स्मिथ था। और ये सीडी देशमुख सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर भी थे इंडिया के, तो ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है अपने पास 1949 का पीरियड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है अपना। उससे ही क्या होता है, पहले आरबीआई के पास ऐसे पावर नहीं थी अच्छी खासी, लेकिन जो 1949 का एक्ट है उससे क्या होता है, आरबीआई के पास बढ़िया पावर्स आ जाती है कि वो लाइसेंस दे सकता है कंपनीज को कि वो बैंक खोल सकती है, और परमिशन दे सकता है कि एक बैंक दूसरी और ब्रांचेस खोल सकता है अलग अलग जगह। ऑडिटिंग के बारे में, या फिर एसएलआर मेंटेन करना है, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है अपना, सीआरआर एसएलआर, वो अपना ने डिस्कस कर रखा है पहले ही बहुत अच्छे से। तो ये याद रखना कि एसएलआर ही आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। सीआरआर कौन से एक्ट में आता है, मैंडेटरी है, कौन से एक्ट के तहत, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, बहुत ही ईजी रहेगा इसका आंसर। उसके बाद में और आरबीआई की क्या काम है, प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट डिपॉजिटर्स का। और अब नोटेबल और गवर्नर कौन कौन से इम्पोर्टेंट आरबीआई के, तो 13th थे एम नरसिम्हन, पहले आरबीआई ऑफिसर टू बिकम गवर्नर। तो ये नरसिम्हन भी याद रखना कि गवर्नर रहे हुए हैं पहले। 15th ये मनमोहन सिंह का याद रखना, मनमोहन सिंह पीएम भी थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, और गवर्नर भी रहे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर आपको याद रखना है, इतनी 4 पोस्ट थी तो इनके पास मनमोहन सिंह का। उसके बाद 23rd रघुराम राजन थे अपने गवर्नर, उनकी कुछ डिटेल्स दी हुई है। इन्होंने पेमेंट बैंक के बारे में बताया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताया था। पेमेंट बैंक ऐसे बैंक जो लोन नहीं दे सकते, उनमें से सिर्फ पैसा डिपॉजिट करके छोटी पेमेंट निकाल सकते हैं अपने 2 लाख तक की। कल अपने बाकी और डिटेल देख लेंगे इसकी। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऐसे ही है, जो फार्मर्स और एमएसएमईज, इनको सबको लोन देते हैं, किसानों को और छोटी जो कंपनियां हैं उनको लोन देते हैं। तो उनको बनाने का सुझाव भी रघुराम राजन ने ही इंट्रोड्यूस किया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है, उसका आइडिया भी रघुराम राजन ने दिया था कि 2 से 6% होनी चाहिए। अपनी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 2 से 6% की बीच में होनी चाहिए। 24th गवर्नर थे उर्जित पटेल, 25वें थे शक्तिकांत दास, वो मेंबर भी थे 15th फाइनेंस कमीशन के। हाँ, और फिर 26th है अपने संजय मल्होत्रा। अब है आरबीआई के
कैसे बना हुआ है। आरबीआई के अंदर एक सेंट्रल बोर्ड होता है। अब सेंट्रल बोर्ड में देखेंगे, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है, उसमें कौन कौन होगा। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, 10 डायरेक्टर्स होंगे जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और 4 डायरेक्टर होंगे आरबीआई के लोकल बोर्ड्स के। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में लोकल बोर्ड्स बने हुए हैं आरबीआई के, 4 लोकल बोर्ड्स, तो उनके डायरेक्टर होंगे 4। 2 गवर्नमेंट के, 10 गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिए, और 4 आरबीआई के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोर्ड के डायरेक्टर्स हो गए। और कौन होंगे, आरबीआई का गवर्नर खुद होगा और 4 डेप्यूटी गवर्नर होंगे आरबीआई के। सेंट्रल बोर्ड होता है आरबीआई का, उसके अंदर ये सारे लोग शामिल होते हैं, तो थोड़ा याद रखना डिटेल्स इसकी भी। उसके बाद आता है कि ये जो डेप्यूटी गवर्नर वाला प्रोविज़न है, तो आरबीआई एक्ट जो है 1934 वाला, उसके सेक्शन 8 ये कहता है कि 4 से ज़्यादा डेप्यूटी गवर्नर नहीं होंगे। तो ये भी याद रखना कि 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। इनको सेलेक्ट कौन करता है, कमेटी है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जिसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और सक्सेसफुल कैंडिडेट और जो भी कैंडिडेट उधर चयनित होते हैं उनका नाम बाद में जाता है अपॉइंटमेंट कमेटी के पास। और अब ये आपको पॉलिटी में भी याद रखना कि अपॉइंटमेंट कमेटी का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता है। अब ये जो गवर्नर है उनका टेन्योर टाइम पीरियड कितना है, 3 वर्षों का समय है उनका, और रीअपॉइंटमेंट पुनर्निर्वाचित वो किए जा सकते हैं। हाँ ठीक है, कर सकते हैं उनको। फिर और फंक्शंस देखते हैं अपने आरबीआई के, और कौन कौन से फंक्शन है, क्या क्या काम करता है। पहला है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई यानी मार्केट में पैसा कितना होना चाहिए उसको कंट्रोल करेगा। कैसे करता है, मौद्रिक नीति अपनों ने देख रखी है पिछली वीडियोस में, मौद्रिक नीति बना सकता है, और M0 को भी इशू करता है। M0 मतलब जो कैश मनी है या फिर जो भी आरबीआई की लाइबिलिटी है, जैसे उसको कैश वापस देना है, मैं धारक को वचन देता हूँ इतने रुपए देने के वापस, और ये वाली सारी चीज़ें। उसके बाद में और क्या करता है, एक तो मनी सप्लाई, पैसे को कंट्रोल कर लिया, पैसे की सप्लाई को। उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज यानी कि कितना डॉलर होना चाहिए, रुपया कितना होना चाहिए, ये सारी मेंटेनेंस भी फेमा एक्ट है 1999 का, उसके तहत आरबीआई इसको भी देखता है। फिर बैंकर है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि क्या है कि जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है किससे जाके लेता है, आरबीआई के पास। क्या रखता है गिरवी कोलेट्रल में, गिरवी क्या रखता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, आरबीआई से पैसा ले लेता है। तो पब्लिक डेब्ट मैनेजर भी है कि अगर पैसा चाहिए, कमी है बहुत ज़्यादा सरकार के पास, तो भी बैंकर होता है आरबीआई गवर्नमेंट का। और बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का भी बैंक होता है आरबीआई, यानी कि अगर एक अपनों को पैसे चाहिए बैंक से, तो अपने बैंक से ले लेंगे। अब बैंक को पैसे चाहिए तो बैंक किसके पास जाएगा भाई, बैंक जाएगा आरबीआई के पास में। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट आरबीआई होता है बैंक्स के लिए। क्यों, क्योंकि एट लास्ट बैंक पैसे लेने के लिए किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास में जाएंगे। और मॉनेटरी मैटर्स में सीआरआर कितनी रखनी है, एसएलआर कितनी रखनी है, ये वाली सारी इंस्ट्रक्शन भी कौन देता है, आरबीआई देता है बैंक्स को। उसके बाद में रेगुलेटर है ऑफ ऑल बैंक्स थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भी बैंक्स को गवर्न करता है कि भाई ये डायरेक्शन आपको माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो पेनल्टी लगा देंगे। और पेमेंट सेटलमेंट एक्ट की कौन कौन नेफ्ट आरटीजीएस चला सकता है, ये वाली पेमेंट आपके बैंक से हो सकती है कि ये सारी भी आरबीआई ही गवर्न करता है, बैंकों को ऑर्डर देता है। अभी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कल देखेंगे, तो ये भी आरबीआई इनको भी रेगुलेट करता है, जैसे एक्जिम, नाबार्ड, ये सारी संस्था हो गई, सिडबी, इनको भी सबको आरबीआई ही गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। और जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी यानी ऐसी कंपनीज जो बैंक नहीं है लेकिन पैसे देने का ही काम करती है, तो उनमें भी जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है ना, उनको भी कौन गवर्न करता है, आरबीआई। डिपॉजिट टेकिंग मतलब जो पैसा एक्सेप्ट करती है, और उसमें भी कौन सा करती है, टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। मतलब अपने एफडी आरडी करा सकते हैं इन कंपनीज में, सीधा पैसा जमा नहीं करा सकते करंट सेविंग अकाउंट वाला, तो ये भी याद रखना है। फिर है प्रमोशनल रोल्स भी है, मतलब ओम्बुड्समैन के रूप में भी काम करेगी कि पैसे फंस गए 20 लाख तक के रुपए वापस दिलाने का काम कर सकती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाएगी, पीएसएल नॉर्म्स वगैरह अपने देखते हैं कि इस सेक्टर को इतना देना है, इस सेक्टर को इतना देना है। कल परसों ही अपनों ने पूरा पीएसएल डिस्कस किया, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। डेटा पब्लिकेशन करेगी और अवेयरनेस भी करेगी।
अब ये याद रखना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसकी है? आरबीआई की है। बेसल है आईएमएफ के अंदर, और सारे इंटरनेशनल लेवल पे कौन रिप्रेजेंट करता है इंडिया को? बैंक के रूप में आरबीआई रिप्रेजेंट करता है। एक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है, ये क्या है? ग्रुप है सेंट्रल बैंक्स का जो एनवायरनमेंट को देखते हैं, तो इनमें भी आरबीआई इनका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अच्छे से। अब पोर्टल कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से पोर्टल आरबीआई ने बना रखे हैं जिनसे अपने बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। पहला है उद्गम पोर्टल। अब उद्गम पोर्टल अपनों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। जो अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स है, मतलब 10 साल तक पैसा किसी का पड़ा है, कोई क्लेम करने ही नहीं आया, मानो बंदा तो मर गया और उसके बेटे बुटे कुछ नहीं आए क्लेम करने की, भाई ये पैसा हमारे पापा का है हमें दे दो ऐसा करके, तो अनक्लेम्ड 10 साल तक कोई वापस लेने नहीं आया, तो वो उद्गम पोर्टल उसके लिए है कि अगर 10 साल से पहले अगर आप आ गए और आप कहते हो कि मेरे पापा का पैसा, तो आप उस पर जाके ले सकते हो उद्गम पोर्टल से पैसा वापस, रजिस्टर करके पैन कार्ड वगैरह जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है कि मैं इनका बेटा हूँ वो डाल के, और आप वो पैसा क्लेम कर सकते हो जो भी बैंक में पड़ा है काफ़ी टाइम से। अगर नहीं क्लेम करा तो वो फिर आरबीआई का एक फ़ंड है एजुकेशनल डिपोजिशन और एजुकेशनल फ़ंड, उसमें चला जाता है, वो भी अपनों ने पहले डिस्कस कर रखा है। फिर प्रवाह पोर्टल है, ये किसके लिए है? लाइसेंस चाहिए अगर बैंक को, एनबीएफसी को, डिजिटल पेमेंट रिलेटेड कंपनीज़ को, तो वो लाइसेंस लेने के लिए है, अपने लिए नहीं है। बैंक्स, एनबीएफसी या डिजिटल पेमेंट रिलेटेड कंपनीज़ है, फ़ोनपे, ये सारी, तो इनको लाइसेंस चाहिए तो वो प्रवाह पोर्टल से ले सकते हैं। तो प्रवाह पोर्टल भी याद रखना किसका है? आरबीआई का। उद्गम हो गया, प्रवाह हो गया। फिर आता है दक्ष वेब पोर्टल। अब ये क्या है कि बैंक ठीक से काम कर रहे हैं क्या? टाइम टू टाइम बैंकों को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी आरबीआई को कि देखो भाई हमारा रेशो ठीक चल रहा है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, अगर बैंक्स की कह देते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड हमारा फ्री है सारी उम्र, बाद में देखते हैं 1 साल तक तो फ्री दे दिया, बाद में वो चार्ज कर रहे हैं अच्छा खासा, तो ऐसे कोई चीज़ों को रोकने के लिए भी आरबीआई बैंकों को कह सकता है इस वेब प्लेटफॉर्म के दक्ष वेब पोर्टल के माध्यम से उनको डिटेल्स देनी होगी टाइमली कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। फिर ई कुबेर पोर्टल है, ये भी उन्होंने देख रखा है कि जो इस पे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, मतलब एक ही जगह सारी चीज़ें हैं इसकी, पेमेंट से रिलेटेड, या फिर अपनों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करनी है डायरेक्टली आरबीआई से, तो वो भी इधर हो सकता है ई कुबेर प्लेटफॉर्म से। और नेफ्ट, आरटीजीएस, रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें अपनों ने देख ही रखी है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी डाटा हो तो वो सारा ई कुबेर पोर्टल से अपने देख सकते हैं। फिर फ्री एआई एथिकल फ्रेमवर्क है, यानी कि एआई का बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूज़ करना है, फेयर यूज़ करना है, सही यूज़ होना चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए भी अपने पास फ्री एआई एथिकल फ्रेमवर्क है, तो ये भी आरबीआई का है। इसके बारे में रिकमेंड किसने किया था कि भाई ये बनाओ? पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी ने कहा था कि भाई फ्री एआई का भी आप यूज़ करो बैंकिंग सेक्टर के अंदर। फिर म्यूल हंटर एआई है। अब म्यूल अकाउंट क्या होते हैं? म्यूल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं, मतलब इनोसेंट आदमी है, उसको पता ही नहीं उसका अकाउंट यूज़ करा जा रहा है, उसको ऐसे धक्के से ही कोई पागल बना के और उसका एक बार बैंक अकाउंट की डिटेल या फिर ऐसी सारी चीज़ें ले ली, लॉगिन करवा लिया अपने अंदर, और फिर उसका अकाउंट यूज़ करके क्या कर रहे हैं, लोगों को पागल बना के और उनसे स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं उनके अकाउंट से, कि उसमें पैसा डलवा लिया सारा फिर लेके भाग गए। तो इनोसेंट लोगों का जो अकाउंट करते हैं ये क्रिमिनल वगैरह फ्रॉड करने वाले, तो उसको कहते हैं म्यूल अकाउंट। जब एक इनोसेंट का अकाउंट यूज़ करते हैं डिजिटल फ्रॉड वगैरह करने के लिए, साइबर स्कैम्स वगैरह करने के लिए, तो उसको रोकने के लिए है म्यूल हंटर एआई। ये भी आरबीआई बैंक इनोवेशन हब ने बनाया है, आरबीआई का ही है। फिर क्लाइमेट चेंज पोर्टल है आरबीआई सीआरआई, मतलब क्लाइमेट रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, ये भी आरबीआई का ही है। किस लिए है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या पॉल्यूशन से रिलेटेड डाटा बैंकों को, एनबीएफसीज को प्रोवाइड करना, ताकि वो ग्रीन डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सके, वो वाली सारी चीज़ें। फिर है सचेत पोर्टल, ये किस लिए है? इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के लिए है, कि आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हो गया, कोई कंपनी कह रही थी कि भाई कि हम आपको पैसा डबल कर देंगे 21 दिनों में, ऐसा कुछ भी, वो मूवी वाला ही ऐसा कुछ भी होता है, तो आप सचेत पोर्टल पे, आरबीआई का है सचेत पोर्टल, उस पर जाके कंप्लेंट कर सकते हो।
फिर है कनेक्ट टू रेगुलेट। ये भी क्या है, लोग कह सकते हैं कि भाई आरबीआई आपको ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अपने जैसे लोगों को कहना है ना कि कुछ कि भाई आपको ये करने की ज़रूरत है, ये अच्छा नहीं चल रहा या फिर ये अच्छा है, फीडबैक देना। मतलब अपने जैसे लोग फीडबैक दे सकते हैं कनेक्ट टू रेगुलेट प्लेटफॉर्म से। एक और है, उसके बाद में लास्ट ही बचा है अपना एजेंसी बैंक्स। क्या होते हैं एजेंसी बैंक्स? अब आरबीआई देखो, आरबीआई के पास कितने सारे फंक्शन है। उसको बैंकों को भी पैसा देना है, गवर्नमेंट को भी पैसा देना है, सैलरीज, पेंशन्स, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करनी है कि देने का काम तो यही करेगा, पैसा यहीं से निकलेगा। तो इतना सारा काम आरबीआई अकेला नहीं कर सकता, तो वो अपने नीचे कुछ बैंक्स रखता है ऐसे हेल्प के लिए। उनको कहते हैं एजेंसी बैंक्स, जो आरबीआई की मदद करते हैं इन सारे कामों को करने में। उनको कहते हैं एजेंसी। एजेंसी से याद रखना, आरबीआई की एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। अब ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों बैंक एजेंसी बैंक बन सकते हैं, ये भी याद रखना। सिर्फ पब्लिक ही नहीं, प्राइवेट बैंक को भी आरबीआई कह सकता है कि भाई हाँ आप मेरी इस काम में मदद करवाओ। तो ये वाली सारी चीज़ें अपने एजेंसी बैंक से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था आज का आरबीआई के बारे में। जितनी इन्फॉर्मेशन अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थी वो अपनों ने सारी देख ही ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं और फ्यूचर अपडेट्स आपके पास आ जाएगी, डेली वीडियो आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।